गुड इवनिंग, नमस्कार। ग्रो विथ पिंकी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फटाफट लाइव आ जाओ भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ईवीएस का, पीवाईक्यू का। जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है ईवीएस के सारे मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा आज का, और मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। आज की क्लास ईवीएस का ये सेशन है, सारे के सारे पीवाईक्यू कराने की मैं कोशिश करूंगी, ताकि एग्जाम के अंदर आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। और ये 30 के 30 नंबर लेना आसान होता है, मुश्किल भी नहीं होता है। ये किस पर बेस्ड होते हैं? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस होते हैं। इन्वायरमेंट, प्राकृतिक, आपको क्या बताना है कि भाई प्राकृतिक पर्यावरण अध्ययन, ये सारी बातें आपकी बिल्कुल समझ के बेस पर होती है भाई। ठीक है, ये है भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। सबसे मेन बात होती है आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, आधा सॉल्यूशन तो उसको अच्छे से पढ़ लेते हो तभी हो जाता है। अब आते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? आपने देखा होगा हमारे कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। 4 तो इसने नाम दे रखा है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी महासागर है, और 5वां आपका आर्कटिक महासागर है। 5वां महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। 5 महासागर हैं और हमारे 7 महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कौन सा जो ओशियन है, कौन सा महासागर है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है और अफ्रीका के पूर्व के अंदर स्थित है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत बार डाले जाते हैं। ऐसा बताओ भी कौन सा महासागर है? वो महासागर आपका ऐसा हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। बी इज द राइट आंसर। 5 महासागर हैं। अब मैं क्वेश्चन अराइज करती हूँ, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बात करें, ये आपका क्या है भाई? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ये आपका सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और सेकंड नंबर पर आपका एरिया के अकॉर्डिंग बता रही हूँ अटलांटिक है। थर्ड आपका हिंद महासागर है। आपकी बात करी जाए एरिया में सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर है और हिंद महासागर का थर्ड नंबर आता है सबसे बड़ों में। ठीक है ना। और 5 महासागर है, मैंने पांचों के आपके सामने नाम लिख दिए भाई। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन भाई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आपको ये बताना है, आपने पेड़ पौधे देखे, ऑब्जर्व किया है कि मरुस्थल के जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो कैसे होते हैं? मरुस्थल में आपने देखा होगा झाड़ियां पाई जाती हैं, ज्यादा उनकी ऊंचाई नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? वहां पानी की सरवाई है ही नहीं, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। तो वहां पर क्या पाई जाती हैं? झाड़ियां पाई जाती हैं। अब ये बताओ, कांटेदार जो पत्तियां होती हैं, कांटेदार जो पत्तियां होती हैं, वो किस प्रकार के पौधों का अभिलक्षणिक गुण है? ठीक है ना। अभिलक्षणिक गुण बताना है कांटेदार पत्तियां का। जहां पर पानी की कमी होती है, जो पत्तियां होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती है, क्योंकि वहां पर उनको प्रॉपर पानी नहीं मिलता एक पौधे की ग्रोथ के लिए। तो ऐसे भाई कहां पर है? नाम आते ही मरुस्थलीय। ये आपकी कांटेदार पत्तियां मरुस्थलीय एरिया के अंदर पाई जाती है। डेजर्ट एरिया के अंदर क्या है? पानी की कमी है, पौधों के विकास के लिए पूरा पानी नहीं मिलता है। इस कारण वहां पर पत्तियां कैसी हैं? कांटेदार पत्तियां। जैसे आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा, कैक्टस का पौधे की पत्तियां कैसी होती हैं? कांटेदार होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे क्या अपने घरों में लगाते हैं कैक्टस का पौधा, उसकी पत्तियों को देखना, वो मरुस्थल में उगने वाला पौधा है कैक्टस। समझ आई? और मैं बात करूं पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जो पानी में उगते हैं, फटाफट आंसर देंगे भी। पानी में जो उगने वाले पौधे हैं उनको क्या कहा जाता है? जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आना चाहिए। पानी में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है भाई। हाइड्रोफाइट्स क्या बोला जाता है? हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है। जैसे कि जो मनी प्लांट है वो भी पानी में ही होता है। ठीक है ना। पानी में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है। और मरुस्थल में जो डेजर्ट में पौधे उगते हैं वो छोटे होते हैं, झाड़ियां होती हैं, क्योंकि वहां पर पानी नहीं प्रॉपर मिलता। और जो पत्तियां हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं। कांटेदार पत्तियां मरुस्थल में पाई जाती हैं, मरुस्थल के अंदर भी। ठीक है ना। मरुभिद बोला जाता है या मरुभिद एरिया। ठीक है, डी इज द भाई, डी इज द
राइट ऑप्शन। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स बोला जाता है, ठीक है। टारक्टिक अमल नहीं पाया जाता, किसमें टारक्टिक अमल नहीं पाया जाता? जल्दी से जल्दी जवाब देंगे भी, टारक्टिक अमल है वो किसके अंदर नहीं पाया जाता? देखना आपके क्या है भाई, इसके अंदर आपके साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कॉमन से क्वेश्चन होंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, जनरल साइंस मिलेगी आपको ईवीएस के अंदर, ठीक है ना। तो हम बात करें, आंवले में, कच्चे आम में, अंगूर में टारक्टिक अमल पाया जाता है, तीनों में। लेकिन नींबू के अंदर टारक्टिक अमल नहीं पाया जाता। नींबू के अंदर क्या पाया जाता है? सिट्रिक अमल पाया जाता है। नींबू के अंदर क्या पाया जाता है? सिट्रिक अमल पाया जाता है। अब मैं आपसे बात करती हूँ, सेब में कौन सा अमल पाया जाता है? जल्दी से जल्दी जवाब देंगे, सेब में बताना है, चींटी के डंक में बताना भी, चींटी के डंक में बताओ, सेब में बताओ, जल्दी से जल्दी जवाब देंगे भाई, क्या आएगा? दही में बताना कौन सा अमल पाया जाता है, क्या पता अगली बार इनमें से कुछ पूछ ले। सेब में, चींटी के डंक में, और आपको बताना है भाई पालक में। जल्दी से जल्दी जवाब देंगे भाई, क्या आएगा? पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आपको आंसर देना है। बात करें, टारक्टिक अमल है, टारक्टिक अमल है, आंवले में पाया जाता है, कच्चे आम में, अंगूर में पाया जाता है, बट नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अमल पाया जाता है। सेब के अंदर मैलिक अमल पाया जाता है। कौन सा अमल पाया जाता है भाई? मैलिक अमल है वो सेब के अंदर पाया जाता है। चींटी के डंक, चींटी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है? फार्मिक एसिड, फार्मिक अमल पाया जाता है। दही के अंदर, दही के अंदर कौन सा अमल पाया जाता है भाई? लैक्टिक अमल, दही के अंदर लैक्टिक अमल पाया जाता है। पालक के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, पालक के अंदर है ऑक्जेलिक अमल पाया जाता है भाई। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। अगली बार पता नहीं वो इनमें से भी कुछ पूछ सकता है, पूछ सकता है ना। सेब के अंदर मैलिक अमल पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जो पालक होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां है, पालक है जो भी क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियों में आती है, पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है भाई। अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो। एक बार क्वेश्चन को देखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते, फटाफट देखना भाई एक बार, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगली बार इनमें से पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। सिरके में वो सिरके में कौन सा अमल पाया जाता है? बताओ भाई। अब मेरे को ये बताओ, सिरके में सिरका अमल पाया जाता है। अब मेरे को ये बताओ, जो पुराना अचार हो जाता, आपने सभी ने घरों में देखा होगा, मैं फिर बता रही हूँ, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ पर बेस है। आप क्या सोचते हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस है। अगर आपने सही सोचा तो आप 30 के 30 नंबर ले सकते हैं। मैं आपको पीवाईक्यू इसलिए करवा रही हूँ, इससे आपको ये पता चलता है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी एक समझ डेवलप होती है। अब बात करें पुराने अचार की, उस पर क्या होता है, दिखाई देने वाले सफेद रुई जैसे पदार्थ का क्या कारण है? आपने देखा होगा पुराने अचार जो कई दिनों से डिब्बे में बंद पड़ा है, उसके अंदर फुई जम जाती है, देखा होगा ना, कवक जम जाती है, व्हाइट व्हाइट कलर की, ग्रीन ग्रीन से कलर की, फुई बोलते हैं। तो बताओ भाई, कभी कभी दिखाई देने वाले सफेद रुई के उस पदार्थ का क्या कारण है? अत्यधिक नमक है? नहीं है भाई, अधिक नमक तो बिल्कुल भी नहीं है। अति शुष्कता, अति शुष्कता भी नहीं है भाई, बिल्कुल वो सूख जाएगा तो भी वो रुई नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना। अति शर्करा भी नहीं, उस रुई को लगने के लिए भी क्या चाहिए? नमी चाहिए। नमी के कारण जो कवक है, फफूंदी, फफूंदी में वृद्धि हो जाती है नमी के कारण, ठीक है ना। आपने देखा होगा कई बार जो डिब्बा होता है जिसमें हम रोटी रखते हैं, उस डिब्बे में कई बार उन रोटियों को बंद ही रहने दो, तो क्या होता है, उसके ऊपर भी व्हाइट व्हाइट कलर की फुई जम जाती है, उसको कवक बोलते हैं, उसको फफूंदी बोला जाता है। नमी के कारण जम जाती है, जब उसको हवा प्रॉपर नहीं मिलती तो नमी के कारण क्या होता है भाई, नमी के कारण वो फफूंदी जम जाती है, तो नमी के कारण कवक में वृद्धि हो जाती है। और जैसे कि आप अपने टिफिन वगैरह में देख लेना,
टिफिन वगैरह आप 2-3 दिन धोना याद ना रहे, आप कहीं जाते हैं, ड्यूटी वगैरह जाते हैं, उस टिफिन में अगर कोई रोटी बची हुई है, उस पर भी देखना कितनी फफूंदी लग जाती है। उसी को बोलते हैं नमी के कारण कवक में वृद्धि हो जाती है, फफूंदी लग जाती है। इस क्वेश्चन को देखने पर साफ साफ पता चल रहा आंसर क्या आएगा, बस थोड़ा सा आपको समझने की नीड है। बी इज द भाई राइट आंसर। एक बार देखना सभी स्टूडेंट्स, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ भी मूव ऑन करते हैं। बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, स्केप फोल्डिंग क्या होता है, ध्यान देना। स्केप फोल्डिंग क्या होता है, स्केप फोल्डिंग होता है जब बच्चे कोई भी काम करें तो बड़े उसकी हेल्प करना। क्या होता है, बड़ों की हेल्प को ही स्केप फोल्डिंग बोला जाता है। जब भी बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, तो उसको स्केप फोल्डिंग बोला जाता है। अब बताओ क्या आंसर आएगा। अगर आपको स्केप फोल्डिंग मीनिंग का ही नहीं पता तो ये बताओ आप आंसर तक कैसे जा पाओगे। फर्स्टली है आपको उसकी वर्ड का पता होना चाहिए, स्केप फोल्डिंग। अब देखो, सभी बच्चों के लिए निरंतर निगरानी प्रदान करना नहीं, इसमें हेल्प कहाँ की जा रही है, निगरानी कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। बट स्केप फोल्डिंग का मतलब होता है बड़ों के द्वारा बच्चों को किसी भी एक्टिविटी के अंदर की जाने वाली हेल्प, सहायता, उसको स्केप फोल्डिंग बोला जाता है। अभी देखो, अब ध्यान देना, सही उत्तरों के लिए पुरस्कार देना बिल्कुल भी नहीं है भाई, कहाँ हेल्प कर रहे हैं हम बड़े, बिल्कुल भी नहीं। अवधारणाओं को रट्टा, अगर रट्टा वर्ड कहीं पर आ जाए, क्रैमिंग वर्ड कहीं पर आ जाए, वो ऑप्शन रट्टा वर्ड देखते ही काटा लगा दे रहा, क्योंकि रट्टाफिकेशन हमें नहीं लगाना है। जो हमारी एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हमारी जो शिक्षण की पद्धति है वो वो भाई शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड हमारी प्रोसेस होनी चाहिए भी, ठीक है ना। तो देखो, बच्चों को उन कार्यों में जहां कहीं पर सहायता वर्ड आ गया, हेल्प वर्ड आ गया, यही मैंने स्केप फोल्डिंग बताया था, बच्चों को उन कार्यों में सहायता देना जो वे स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। अगर बच्चे इंडिपेंडेंटली किसी काम को कर सकते हैं तो हमें हेल्प करने की नीड ही नहीं पड़ती। हमने कोई एक्टिविटी दी तो हम क्या करते हैं, बच्चे लगे हुए हैं, हम उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं तो वो बच्चे उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर देते हैं और उनके अंदर जिज्ञासा भी क्रिएट होती है। इसीलिए क्या भी थोड़ी बहुत जो बड़ों की हेल्प होती है बच्चों की किसी एक्टिविटी में, उसी को स्केप फोल्डिंग बोला जाता है, ठीक है। ये वर्ड होता है स्केप फोल्डिंग। आप देखो पेपर में गलती मत कर देना, आप फिर आएगा ये स्केप फोल्डिंग वर्ड, गलतियां नहीं करनी है। बी इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, खरीफ की फसल। अब आप बताओ कौन सा महीना है, जैसे कि हमारा जून चल रहा है, अब ये खरीफ की फसल बोई जाएंगे, जैसे कि धान लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं, और बताओ क्या क्या बोया जा रहा है, धान बो रहे हैं, बाजरा बो रहे हैं ना। तो ये क्या है, हमारी खरीफ की फसलें हैं। आप देखना, गेहूं है, चना है, सरसों, ये तो रबी की फसलें हैं। बट जो चावल क्या है, चावल आपकी खरीफ की फसल है। चावल जैसे कि हम धान बोते हैं, धान है, मक्का है, बाजरा है, जो कि अब मौसम में बोई जाती हैं, जो कि क्या है भाई, इस मौसम में जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे आप अपने खेतों में देखना क्या बो रहे हैं, आप अपने खेतों में देखना, अब कपास बोई जा रही है, कपास बोई जा रही है, और बताओ क्या बो रहे हैं, धान लगा रहे हैं, और क्या बो रहे हैं भाई, ये बाजरा बोएंगे, बाजरा बो रहे हैं, मक्का। इनको खरीफ की फसलें बोली जाती हैं, जो मानसून के टाइम पर बोई जाती है। अब मानसून आने वाली है, जो इनको मानसूनी फसलें भी बोला जाता है, जो मानसून आने के समय बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, खरीफ की फसलें बोला जाता है। गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, इनको क्या बोला जाता है, रबी की फसलें बोला जाता है भाई, ठीक है। आप बताओ कोई डाउट है तो। थोड़ा सा जैसे कि ये खेती बाड़ी से रिलेटेड है, आप अपने खेत की तरफ नजर घुमाकर देखो, ईवीएस बिल्कुल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। क्या आएगा भी, खरीफ की फसल कौन सी है, चावल है, जो अब बोई जा रही है। अब आपका 3 और 4 जुलाई को पेपर है, ये मानो अब खरीफ की फसलें बोई जा रही है, अपने खेतों में देखना अब क्या क्या बोया जा रहा है, वो सारी खरीफ की फसलें। बी इज द राइट
राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आया भाई, अब आपकी समझ पर बेस्ड क्वेश्चन आया, आप कैसे आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस अध्ययन की विशेषता नहीं है, पर्यावरण अध्ययन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है। देखो यह शिक्षक केंद्रित है, बिल्कुल भी नहीं है भाई, जो ईवीएस की पद्धति है वो शिक्षार्थी केंद्रित है, यही है, यही नहीं है। ये शिक्षार्थी केंद्रित है, बिल्कुल सही है। ये संदर्भात्मक है, बिल्कुल सही है। और कई विषयों को इन्वायरमेंट स्टडीज, इसका मतलब है इसके अंदर आपको ज्योग्राफी भी दिख रही है, आपको साइंस भी दिखाई दे रही है। और बताओ भाई इसके अंदर साइंस भी है, ज्योग्राफी भी इसके अंदर ऐड है। तो आपको जब ये सारे क्वेश्चन मिक्सअप दिखाई देते, इन्वायरमेंट स्टडीज कई विषयों को एकीकृत करती है, बिल्कुल सही बात है भाई। तो ये शिक्षार्थी केंद्रित नहीं, हमारी कोई भी पद्धति टीचर सेंटर्ड नहीं है। आज के टाइम में हर एक्टिविटी हमारी चाइल्ड सेंटर्ड है, बालक केंद्रित है, शिक्षार्थी केंद्रित है। आपको देखो आपकी समझ पर इस क्वेश्चन का आंसर था ए इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में हम बात करें सीसीई की। सीसीई का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, बच्चों का लगातार मूल्यांकन करना और सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, ये मतलब है सीसीई का। क्या है, सतत पाठ्यक्रम शिक्षा है, समग्र बाल मूल्यांकन है। तो क्या आएगा भाई, सीसी का मतलब है सतत व व्यापक मूल्यांकन। सीसीई की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रिहेंसिव, फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है व्यापक बड़े स्तर पर, और करे कंटिन्यूअस होता है लगातार, लगातार। कॉम्प्रिहेंसिव का मैं बात करूं, कॉम्प्रिहेंसिव होता है जैसे कि बच्चे की भाई उसकी सिर्फ पढ़ाई लिखाई को ही ध्यान में ना रखा जाए, बल्कि उसकी कल्चरल जो एक्टिविटीज होती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, वो भी बच्चे को करानी है, उनमें भी बच्चे की परफॉर्मेंस देखनी है कि इस ये ओवरऑल ओवरऑल डेवलपमेंट हमें बच्चे की करनी है। तो हर एक्टिविटी के अंदर बच्चे की हमें प्रोग्रेस को देखना, रिपोर्ट को देखना, ये होता है सीसीई के है भाई। शिक्षक का शिक्षा मतलब शिक्षार्थी को क्या नहीं करना भाई, ध्यान देना, मेरी बात समझना। शिक्षक को सिर्फ उसके पढ़ाने पर जोर नहीं देना, बल्कि उसकी अदर एक्टिविटीज पर भी ध्यान देना है, वो आपका सीसीई है। पढ़ाई लिखाई के साथ है उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखना कैसा है, जैसे कि वो रेस में अच्छा है, या आपके वो और किसी खेल में अच्छा है, गाने में अच्छा है, डांस में अच्छा है, स्पीच देने में अच्छा है, भाषण में अच्छा है, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब सीसीई है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक स्तर, ठीक है। अब आते हैं भी जिसके इसके अंदर शैक्षणिक व सह शैक्षणिक सभी एक्टिविटीज को नोट करना है कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, ये नहीं है एक बार बच्चे का हमें मूल्यांकन कर दिया तो साल भर वही चलेगा, नहीं। हमें हम यूनिट टेस्ट लेते हैं या कोई गेम्स करवाते हैं, हमें बार बार बच्चे का मूल्यांकन करना है, ताकि बच्चे की कमियों का पता लग सके और उनको समय रहते दूर किया जा सके। अगर हम पेपर सिर्फ साल में एक बार लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो हम कैसे उसकी पकड़ उस पर तेज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये यूनिट टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, बार बार जैसे कि क्वार्टरली भी टेस्ट होते हैं, एक्टिविटीज कराई जाती हैं, इससे हमें पता चलता है बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, हम उसी पर ध्यान देते हैं और बच्चे की उस कमी को सुधारा जाता है, ठीक है भाई। सी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, बात की जाती है यूएनडीपी की, जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। यूएनडीपी इसके अंदर क्या कहा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी है भाई, यूएनईपी ने किस वर्ष के स्तर पर अपने समझौते में सीएफसी के उत्पादन को स्थिर करने का निर्णय लिया था। आप जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। यूएनईपी बताइए भाई क्या आएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ भाई, क्या आएगा, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये है भाई। इसने
बताओ भाई कब ये निर्णय लिया कि भाई CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को स्थिर किया जा सके। इससे क्या होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अत्यधिक उत्सर्जन से जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को हानि पहुंच रही है, ओजोन लेयर के अंदर छेद हो रहा, हानि पहुंच रही है, जिसके कारण जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी पृथ्वी पर आ रही हैं। और सीधी अगर वो पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो स्किन डिजीज होगी, मैं त्वचा की कैंसर होगी। तो इतनी हानिकारक किरणें वो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, पैराबैंगनी किरणें वो इतनी हानिकारक हैं, अगर सीधी पृथ्वी पर आएंगी तो हमारा स्किन डिजीज होगी, त्वचा की बीमारियां होंगी। तो इसमें ओजोन लेयर उनको रोके रखती है, और ओजोन लेयर के अंदर जो छेद हो रहा है उसको हानि पहुंच रही है, वो हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। जैसे कि आप एसी वगैरह चलाते हैं, ठीक है ना, एसी वगैरह चलाते हैं, उससे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या क्लोरीन का उत्सर्जन है, इनसे क्या होता है, उसके अंदर ओजोन लेयर को हानि पहुंच रही है। तो यूएनईपी जो कि इन्वायरमेंट पर काम करती है, इसने किस सन में यह निर्णय लिया कि सीएफसी के उत्पादन को स्थिर करने का निर्णय लिया जाए। जल्दी से जल्दी जवाब देंगे भाई, क्या आएगा बताओ भाई, क्या आएगा। और जो ओजोन हमारा कि भी जो ओजोन लेयर से रिलेटेड है, एक समझौता भी हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जल्दी से जल्दी हमें जवाब देना है। जो सीएफसी के उत्पादन को स्थिर करने का निर्णय लिया गया 980 में, और इसी 980 के बेस्ड पर हमने एक समझौता किया ओजोन लेयर से रिलेटेड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, 1987 के अंदर, ताकि क्या है, सीएफसी के उत्पादन को, उत्सर्जन को बिल्कुल स्थिर किया जा सके, और जो हमारी ओजोन लेयर है उसको सही ढंग से बचाया जा सके, ताकि पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर ना आ सके। ये था भाई, इसने कब, इसी पर सीएफसी के उत्पादन को शिथिल करके ही उसने ये समझौता, ये प्रोटोकॉल किया था। कब इसको निर्णय लिया था, 1980 में, 1980 में भी। ठीक है, आप देखो भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, ताकि हमारी ओजोन लेयर को नुकसान ना हो। अब बताओ भी, ईवीएस की कक्षाएं हैं, इन्वायरमेंट स्टडीज, ईवीएस की कक्षाओं को, ईवीएस की कक्षाओं की अनुशंसित विशेषता क्या नहीं है। एक ध्यान देना, सीखने में सहायता के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग है, बिल्कुल सही है भाई। सीखने के अंदर आपके सामने कोई वीडियो चला दी जाती, जैसे छोटे बच्चों को कोई भी हमें टॉपिक समझाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें एनिमल्स का ही टॉपिक बताना है तो हम क्या चला देंगे उनके सामने, दृश्य सामग्री। तो हम उनको क्या है भाई, कोई भी उनको चीजें वो दिखा देंगे, उनके फोटो दिखा देंगे या उनकी कोई वीडियो दिखा देंगे, तो बच्चे जल्दी पकड़ कर लेंगे। एक तो आप उनको ऐसे बोलो भालू, एक आप उनको पिक्चर दिखाओ, बताओ कैसे अच्छे से समझ में आएगा, जब आप उनको भालू की पिक्चर दिखाओगे। क्योंकि क्या होता है, पिक्चर देखने से बच्चे के दिमाग में फीड हो जाती है। फिर अगर हम भालू की वीडियो दिखा देते हैं तो उसको वो पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाती है, वो उसको ये पता चल जाता भाई सारी उसकी एक्टिविटीज का, उसकी कैसी पहचान है। तो हर बात का पता जब हम बच्चों को वीडियो दिखाते हैं, उनको दृश्य सामग्री है, उससे बच्चों की पकड़ तेज बनती है और वो ज्यादा समय तक उसको याद रख सकते हैं। बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष जानकारी और परिभाषाओं पर जोर, बिल्कुल गलत है भी। इसका मतलब है कि उनको परिभाषाएं बताते रहो। अब आपको उन्हें कुछ भी बताना हो, जैसे कि आप मान लो, आप जैसे कि टॉपिक करवा रहे हो पुरातत्व स्थलों का, आप उनको परिभाषाएं रटवाए जाओ, बिल्कुल याद नहीं होंगे। अगर आप उनको किसी साइट पर ले जाओ, आप उनको ले जाओ राखी गढ़ी वाली पर, अब आपने देखा होगा ज्यादातर स्कूलों में टूर ले जाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, बल्कि डेफिनेशंस पर जोर नहीं देना, परिभाषाओं पर जोर नहीं देना, प्रैक्टिकल नॉलेज हमें देनी, उनको दिखा कर लाना है। राखी गढ़ी संग्रहालय के अंदर देखा होगा छोटे बच्चों का कितना टूर जाता है, जहां पर डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन है, परिभाषा है, क्रैमिंग वर्ड आ गया, रट्टा शब्द आ गया, वही आपकी ईवीएस की विशेषता नहीं है। और ज्ञान के निर्माण में बच्चों की भी हमें सक्रिय भागीदारी भी लेनी है, और विद्यालय के ज्ञान को बच्चे के लोकल ज्ञान से भी जोड़ना है, बच्चे के घर के ज्ञान से भी जोड़ना है। कौन सी विशेषता नहीं है, प्रत्यक्ष जानकारी, ध्यान दे लेना भाई, क्या आएगा, ये नहीं है इसकी विशेषता कि भाई प्रत्यक्ष जानकारी और परिभाषाओं पर जोर, बिल्कुल भी नहीं है। परिभाषाएं वर्ड दिख जाए, डेफिनेशन वर्ड दिख जाए, क्रैमिंग वर्ड दिख
दिख जाए वो आंसर नहीं होगा। बी इज द बी राइट ऑप्शन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन जो पानी में रहने वाली मछली है वो क्या करती है, एक दूसरे को संदेश किस माध्यम से देती है, बताना। डॉल्फिन होती है वो किस माध्यम से एक दूसरे को संदेश देती है, जल्दी से जल्दी जवाब आना चाहिए भी, बताओ फटाफट आंसर देंगे भी। डॉल्फिन की हम बात कर रहे हैं, डॉल्फिन। वो किससे देती है भाई, वो डॉल्फिन एक दूसरे को जो संदेश देती है, मैसेज देती है, वो ध्वनि से देती है। वो क्या करती है, वो सीटी जैसी ध्वनियां उत्पन्न करती हैं जिससे एक दूसरे को पता चल जाता है उन ध्वनियों से, ठीक है ना, या इको लोकेशन से, प्रतिध्वनि से। ये क्या करती है, डॉल्फिन एक दूसरे को संदेश ध्वनि से देती है, जैसे कि सीटी वगैरह है, क्लिक वगैरह है, इनसे क्या है ये संदेश देती है। और हम बात करें इको लोकेशन से भी, मतलब कि प्रतिध्वनि से भी क्या है ये संदेश देती है भी, ठीक है। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, ए इज द भी राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं ईवीएस के लिए किस सामग्री को ज्यादा प्रभावी माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया का जो संसाधन है ईवीएस शिक्षा के लिए सबसे प्रभावी हो सकता है। मॉडल, मॉडल आपको कोई भी नमूना दिखा दिया जाता है, जैसे कि बिजली कैसे बनती है, जैसे कि भाई बिजली कैसे बनती है, आपको उसका कोई नमूना दिखा दिया जाता है, वो होता है मॉडल। अब हम बात करें नदी, या आपको क्या है भाई नदी पर ले जाया जाए, या बात करें कैमरा, कैमरा दिखाया जाए, या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, बिल्कुल सही है भाई, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है वो सबसे प्रभावी माना जाता है। उससे आप, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, इससे आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के थ्रू बच्चे को किसी भी जानवर की या कोई भी आपको एनिमल का आप हर एक एक्टिविटी दिखा सकते हैं, फोटो दिखा सकते हैं, एक्टिविटी दिखा सकते हैं, कैसे रहता है, क्या खाता है, कैसे जंगलों में रहता है, तो कैसे शिकार करता है, उसकी हर एक्टिविटी को हम किससे दिखा सकते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के द्वारा उसकी हर एक्टिविटी को हम बच्चे को दिखा सकते हैं और उसकी जानकारी को फिक्स कर सकते हैं। सी इज द भाई राइट ऑप्शन। मॉडल दिखा दिया, हमें ये नहीं पता चला वो एक्टिविटी कैसे करता है, ये नहीं पता चला बिजली कैसे बनती है। अगर हम उनको बिजली बनती हुई दिखाएं, हम चैनल के थ्रू बिजली बनती हुई दिखाएं, तो बच्चा कभी भूल ही नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेस्ट नॉलेज। अब आते हैं भी अगले क्वेश्चन पर। बात की जाती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसमें अधिगम संकेतकों की पहचान करने का उद्देश्य क्या है। जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रोसेस है, अधिगम संकेतकों की पहचान करने का उद्देश्य क्या, ध्यान देना। बच्चों की समझ शक्ति का परीक्षण करना, प्रगति को समझने के लिए माता पिता शिक्षकों और बच्चों को एक संदर्भ प्रदान करना, उपस्थिति दर्ज कराना, शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। शिक्षकों का तो बात ही नहीं, हमें बच्चों की चाहिए प्रोग्रेस, तो हम क्या करेंगे, प्रगति को समझने के लिए माता पिता है, शिक्षक है, और बच्चों को एक संदर्भ प्रदान किया जाता है। जब भी बच्चे की हमें प्रोग्रेस करनी है तो हम उनके माता पिता से भी जानकारी इकट्ठी करेंगे। जैसे बच्चे को कुछ याद नहीं हो रहा, हम क्या देखेंगे, हम उसके माता पिता से बात करेंगे। पेरेंट्स मीटिंग होती है, वो किस लिए होती है, ताकि बच्चों की घर पर एक्टिविटी का पता चले, बच्चा कितना पढ़ता है, बच्चा किस तरह के बच्चों के साथ खेलता है, उसकी संगति कैसी है, कितना टाइम खेलता है, क्या क्या एक्टिविटी करता है। हमें बच्चों की प्रोग्रेस करने में, बच्चे को सुधारने में हेल्प मिलती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है भाई, माता पिता है, शिक्षक है, ये सभी हेल्प करते हैं बच्चे को उसकी प्रोग्रेस के अंदर, ठीक है। बी इज द भाई राइट ऑप्शन। क्या आएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। माता पिता का बहुत जरूरी है, क्योंकि घर की एक्टिविटी कौन बताएगा, माँ बाप ही बताएंगे। उनसे बात करके हमें पता चलेगा इसका मेंटल लेवल का, बच्चे की घर की एक्टिविटी का। बच्चा घर में कोई गेम खेलता तो हमें पता चलेगा बच्चे का इंटरेस्ट किस गेम के अंदर है, ठीक है। बताओ भी, केंचुआ हमें पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, केचुए की खाद को वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है ना। आपने देखा होगा आजकल ऑर्गेनिक की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं भी, हम बढ़ते जा रहे हैं ऑर्गेनिक की तरफ, ज्यादा से ज्यादा क्या है, ऑर्गेनिक चीजों से। क्योंकि जो हम केमिकल्स, जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उनसे क्या बहुत सारी बीमारियों ने जन्म ले लिया है। इसलिए हम धीरे धीरे हर व्यक्ति ऑर्गेनिक चीजों की तरफ बढ़ रहा है। और देखा होगा बहुत सारे लोग अपने खेत में केचुआ खाद का यूज
यूज करते हैं, केचुए के द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट, जो कि केचुए के द्वारा खाद बनाई जाती है। बहुत सारे जो बाग वगैरह लगा रहे हैं उनके आप देखना वो केचुआ खाद का यूज करते हैं, ठीक है ना। अपने खेत में यूज केचुए ला के रखते हैं, उस खाद का निर्माण होता है वहां पर। तो वो क्या करते हैं, देखो ये मृदा में पोषक तत्व घटाते हैं, बिल्कुल गलत है। वर्मी कंपोस्ट होती है जो केचुआ केचुआ खाद होती है, वो तो क्या करती है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। ऑर्गेनिक खाद है ये, इसीलिए सरकार बढ़ावा दे रही है इस पर। तो क्या है, ये मृदा को नरम करने में बिल्कुल सही है। ये क्या करते हैं, देखो ये मृत पत्तियां व पौधे खाते हैं, गलत है। इनके मल से मृदा उर्वरक बनती है, इनके मल से मृदा उर्वरक बनती है। तो क्या आएगा, जो केचुआ है वो क्या कर, देखो क्या सही नहीं है, अब मेरी बात सुनना, क्या सही नहीं है। अब आपको क्या बताना था, आपको बताना है क्या सही नहीं है, नहीं पर सर्कल लगाओ, नहीं पर सर्कल लगाओ। अब मेरे को ये बताओ, ये मृदा में पोषक तत्व घटाते हैं तो यही सही नहीं है। ये मृदा में पोषक तत्व बढ़ाते हैं, मृदा को उपजाऊ बनाते हैं ताकि उस पर हम प्रोडक्शन अच्छा खासा ले सकें। ये मृदा को नरम करने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है। ये मृत पत्तियां व पौधे खाते हैं, ध्यान दे लेना। जो केचुआ होता है, केचुआ होते हैं वो क्या खाते हैं, जो मृत पत्तियां होती हैं और पौधे खाते हैं, और इनके मल से जो मृदा उर्वरक बनती है। बट क्या है, ये मृदा में पोषक तत्व घटाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्या करती है, केचुआ खाद है वो तो हमारी मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाती है ताकि प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा हम ले सकें, ऑर्गेनिक खाद है वो तो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, बात की जाती है, आपने सुनामी आई थी, सभी ने पढ़ा होगा। अंडमान द्वीपों के जंगलों में कुछ जनजातियों ने जानवरों के असामान्य व्यवहार से सुनामी का अनुमान लगाया। अभी जब सुनामी आती है तो जो हमारे जानवर होते हैं, कुछ जानवरों को उनकी पता चल जाता है सुनामी का। तो ये सुनामी भारत में कब आई थी, जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। ये सुनामी भारत में कब आई थी, हिंद महासागर के अंदर ये आपकी सुनामी आई थी। कब आई थी, ये आई थी 26 दिसंबर 2004 को। कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 को। बी इज द बी राइट ऑप्शन। और बहुत सारे देश इससे प्रभावित हुए थे, भारत है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है। इस सुनामी से बहुत नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा देश इफेक्टेड हुए थे। हिंद महासागर के अंदर ये सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। क्या आएगा भाई, सी बी इज द बी राइट ऑप्शन। एक बार देखो, बी इज द भी राइट ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं भी। पेट्रोलियम, अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम को उसके विभिन्न घटकों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब पेट्रोलियम को उसके विभिन्न घटकों से हम अलग अलग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से जल्दी जवाब देंगे, क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम की हमारे सामने बात आई है भाई, पेट्रोलियम को विभिन्न घटकों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? शोधन कहा जाता है। शोधन बोला जाता है, या इसको इंग्लिश में रिफाइनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शोधन या रिफाइनिंग बोला जाता है, ठीक है। और तल छटीकरण क्या होता है? सेंडिमेंटेशन बोलते हैं तल छटीकरण को। सेंडिमेंटेशन होता है पानी से अशुद्धियों को दूर करना, पानी से अशुद्धियों को दूर करना तल छटीकरण कहलाता है, सेंडिमेंटेशन कहलाता है। और बात करूं मैं प्रभाजी आसवन की, प्रभाजी आसवन होता है कच्चे तेल से पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल अलग करना। ये आपका क्या कहलाता है? प्रभाजी आसवन से कच्चे तेल से पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, इन चीजों को अलग किया जाता है। और पेट्रोलियम को उसके विभिन्न घटकों में से अलग करने की प्रक्रिया को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। क्या करना भाई? पेट्रोलियम को अलग करना, ध्यान देना। अब हम बात करें कच्चे तेल से पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन को अलग करना, वो है प्रभाजी आसवन मेथड। बट इन सारी चीजों से अकेले पेट्रोल को निकालना वो कहलाता रिफाइनिंग, मतलब की शोधन, ठीक है। ए इज द बी राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं बांस नृत्य की। बांस के ऊपर नृत्य करना वो कहाँ का
फेमस है भी। बांस नृत्य कहाँ का फेमस है? बांस नृत्य जिसे आमतौर पर चिराव बोला जाता है, यह बताओ किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? फटाफट देंगे भाई जवाब। ये मिजोरम के अंदर किया जाता है। बस ध्यान देना, जो बांस का नृत्य है वो बांस का नृत्य जिसे आमतौर पर चिराव बोला जाता है, ये नृत्य मिजोरम में किया जाता है। और इस नृत्य को कब किया जाता है? फसलों की कटाई के टाइम पर, यानी फसलों की कटाई के टाइम पर भी। ध्यान देना, इसको फसलों की कटाई पर यह उत्सव मनाया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। बांस नृत्य जिसे चिराव बोलते हैं, मिजोरम में किया जाता है। असम में सतरिया नृत्य किया जाता है, बिहू नृत्य किया जाता है, वो असम के अंदर किया जाता है। क्या है? सी इज द बी राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाद्य श्रृंखला की हम बात करते हैं। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर आमतौर पर छोटे छोटे मांसाहारी होते हैं? खाद्य श्रृंखला कहां से शुरू होती है? उत्पादक से। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। फिर हम बात करें प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कौन होते हैं? जो इनको खाते हैं उत्पादक। जैसे कि इसमें पौधे आ गए, पौधे आगे, जो पौधे हैं, शैवाल हैं, वो उत्पादक होते हैं। पौधों को जो खाते हैं वो क्या होते हैं? वो शाकाहारी होते हैं। उनको क्या बोला जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। मतलब कि इनको हम प्रथम पोषी बोलते हैं, प्रथम पोषी स्तर बोला जाता है। और इससे आगे आपका क्या आता है भाई? द्वितीयक। क्या आता है? द्वितीयक उपभोक्ता। जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उनको हम छोटे मांसाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? छोटे मांसाहारी। छोटे मांसाहारी बोला जाता है भाई द्वितीयक उपभोक्ता को। क्या बोला जाता है? छोटे मांसाहारी बोला जाता है द्वितीयक उपभोक्ता को। अब आपको क्या बताना है कि किस स्तर पर होते हैं। अब मेरी बात सुनना, देखो उत्पादक होते हैं ये प्रथम स्तर पर होते हैं, प्रथम स्तर पर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये हमारे सेकंड स्तर पर होते हैं, मतलब कि द्वितीय स्तर पर होते हैं। द्वितीय स्तर ये क्या है? द्वितीय स्तर है। और द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये क्या है? तृतीय स्तर है। तो क्या आ जाएगा? तृतीय पोषी स्तर पर होते हैं। ध्यान दे लेना, खाद्य श्रृंखला है किससे स्टार्ट होती है? खाद्य श्रृंखला स्टार्ट होती है उत्पादकों से। उत्पादक वो होते हैं, उत्पादक कौन होते हैं भाई? उत्पादक वो होते हैं, ध्यान देना, उत्पादक कौन होते हैं भाई? उत्पादक आपके होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के विधि के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि पौधे हैं, पौधों को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। तो प्रथम स्तर ये, द्वितीय स्तर ये और तृतीय स्तर ये द्वितीयक उपभोक्ता, इनको छोटे मांसाहारी बोला जाता है। ठीक है ना? जैसे कि भाई हम बात करें पौधों को कौन खाता है? पौधों को खाता है जैसे कि भाई टिड्डा है, टिड्डा है, मृग है, वो पौधों को खाता है। ठीक है ना? तो वो आपका द्वितीय स्तर है। और जो छोटे मांसाहारी हैं कि भाई टिड्डे को कौन खाता है, तो वो आपका क्या है? वो आपका द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब कि तृतीय पोषी स्तर है। एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर। और अपने द्वितीयक उपभोक्ता ध्यान दे लेना, ये उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, इन वर्डों पर जाना है। और ये द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता में क्या होता है? छोटे मांसाहारी होते, लेकिन स्तर कौन सा? ये प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीय पोषी स्तर, ये तृतीय पोषी स्तर। तो क्या आएगा? तृतीय पोषी स्तर इज द भी राइट आंसर। ठीक है? ठीक है ना? देखो इस पर क्या होते हैं, जैसे कि खरगोश हो गया, और द्वितीयक उपभोक्ता मतलब छोटे मांसाहारी किसे बोला जाता है? जैसे कि मेंढक हो गया, सांप वगैरह हो गए, ये क्या है? ये इसके अंदर छोटे मांसाहारी के अंदर आएंगे। सी इज द बी राइट ऑप्शन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। झूम खेती कहाँ की जाती है? झूम खेती, जल्दी से जल्दी जवाब देंगे, झूम खेती कहाँ की जाती है? फटाफट आंसर देना भी क्या आएगा? बहुत आसान है। झूम खेती, झूम खेती है उत्तर पूर्वी भाग में की जाती है। उत्तर अलग दे रखा है, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। किस भाग में की जाती है? उत्तर पूर्वी भाग में की जाती है। झूम खेती को क्या बोला जाता है? स्थानांतरित खेती भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? स्थानांतरित खेती कृषि बोला जाता है, या इसको स्लैश एंड बर्न बोला जाता है। भी स्लैश एंड बर्न,
BURN, या इसको काटो और जलाओ, काटो और जलाओ भी बोला जाता है। क्या होता है, झूम खेती है, उत्तर पूर्वी भाग में की जाती है, नॉर्थ ईस्ट में की जाती है। क्या करते हैं, इसके अंदर आदिवासी एक जमीन के टुकड़े को साफ करते हैं, वहां खेती कर ले। जब वो मिट्टी मतलब कि अनुपजाऊ हो जाती है, फिर क्या करेंगे, अगले कहीं और जाएंगे, फिर उस टुकड़े को साफ कर लेंगे, वहां खेती कर लेंगे। इसीलिए इसको स्थानांतरी खेती बोला जाता है। अगर उन्हें कहीं पर भी खेती करनी, पहले उनको क्या करेंगे, साफ करेंगे। जो झाड़ वगैरह हैं, झाड़ियां वगैरह, उनको क्या करेंगे, काटेंगे, जलाएंगे। समझ में आई? इसीलिए इसको बोला जाता है स्लैश एंड बर्न। ये ठीक है। इसके अलग अलग जगह पर भाई अलग अलग नाम है। आपको बताना है राजस्थान के अंदर क्या बोला जाता है इसको, इसके नाम बताने हैं। राजस्थान में क्या बोला जाता है, MP में क्या बोला जाता है भी, राजस्थान के अंदर बताओ, MP के अंदर बताओ भी। छत्तीसगढ़ में इसको दीपा बोला जाता है भी, छत्तीसगढ़ में दीपा बोला जाता है। और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दीपा बोला जाता है, मध्य प्रदेश में वेबर, मध्य प्रदेश में वेबर या दहिया बोला जाता है। राजस्थान में वालरा, राजस्थान में वालरा या वाल्ट्रे बोला जाता है। इसके अलग अलग जगह पर बहुत सारे नाम है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भैया खेती की जाती है भी, ठीक है ना। झारखंड के अंदर कुरवा बोला जाता है, ये नाम याद रख लेना भाई। झारखंड के अंदर कुरवा बोला जाता है, और हिमालय क्षेत्र में इसको खिल बोला जाता है भी। हिमालय का जो एरिया है उसमें इसको क्या बोला जाता है, हिमालय के एरिया में खिल बोला जाता है। ये था भाई आपका, झारखंड में कुरवा बोला जाता है, राजस्थान में वालरा। देखो, रा से राजस्थान है, रा से वालरा है। MP मध्य प्रदेश में वेबर या दहिया बोला जाता है। छत्तीसगढ़ वाले लोग दीप जलाते हैं, ऐसे याद कर लो, छत्तीसगढ़ वाले लोग दीप जलाते हैं। और हिमालय का जो एरिया है उसके अंदर क्या बोला जाता है, खिल बोला जाता है। तो क्या आंसर आएगा, C इज द राइट ऑप्शन। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। क्या दिया इसने क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा EVS में मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों के अनुभवों की अभिव्यक्ति का संकेत नहीं है। कौन सा संकेत नहीं है, कोई भी हम ड्राइंग बच्चे से करवाते हैं, कोई भी हम ड्राइंग बच्चे से करवा रहे हैं तो वेल डन भाई, उससे आपकी उससे उसकी क्रिएटिविटी आती है। अगर हम बात करें शारीरिक गतिविधियां की, बच्चे को कोई भी एक्टिविटी दी जाती है, बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बात करें रचनात्मक, मतलब कि कोई भी हमें मतलब टॉपिक दे दिया, उसके तरफ उसको वर्ड लिखने हैं या कोई एक्टिविटी करनी है, बट अनुमान कुछ नहीं है भाई, अनुमान नहीं है, अनुमान नहीं है। कौन सा EVS में मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों के अनुभवों की अभिव्यक्ति नहीं करता, वो अनुमान कुछ नहीं होता। अनुमान से आप बच्चे की ग्रोथ कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते, अनुमान नहीं होता। चित्रकला है, ड्राइंग दे दी जाएगी, कोई फिजिकल एक्टिविटी दे देंगे या कोई क्रिएटिविटी दे देंगे, कोई खेल वगैरह जिसमें बच्चा सोचे, जैसे कि चेस वगैरह दे दिया, उसमें भी बच्चे की बौद्धिक क्षमता विकसित होगी। बट अनुमान कुछ नहीं है, अनुमान से बच्चे का मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। D इज द राइट ऑप्शन। आप बताएंगे सीखने की प्रक्रिया की बात करें, सीखने की प्रक्रिया में जितना संभव हो सके आनंददायक होनी चाहिए भी। सीखने की प्रक्रिया जो चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है, बच्चे को केंद्र बिंदु मानना है, तो वो प्रक्रिया आनंददायक होनी चाहिए, कठिन नहीं। ये वाक्य किसने दिया था, जल्दी से जल्दी बताएंगे। ये वाक्य किसके द्वारा दिया गया है, फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। फ्रोबेल के द्वारा है, जिसने किंडरगार्टन स्कूल भी खोला था। इसी ने किंडरगार्टन स्कूल भी खोला था जर्मनी के अंदर भी। किंडरगार्टन स्कूल भी इसके द्वारा खोला गया था जर्मनी में। तो क्या है भाई, जो बच्चे को क्या कहता है, जो भी हमें बच्चे की जो सीखने की प्रोसेस है वह उसकी खेल खेल में बच्चे को सिखाना है, चाइल्ड सेंटर्ड में बच्चे को सिखाना है। वो प्रोसेस उसकी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर बच्चा खेल खेल के अंदर सीख जाए। ये कहा था फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। फ्रोबेल जिसने किंडरगार्टन स्कूल खोला था जर्मनी के अंदर। तो क्या आएगा, ए इज द भाई राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन भाई। ये थे आपके EVS के क्वेश्चन। बहुत कोशिश की है मैंने आपके PYQ लेकर आने की, ठीक है ना। आपकी एक बहुत अच्छी समझ बनेगी। सभी स्टूडेंट्स को इस क्लास को जिनका एस्टेट है बहुत अच्छे तरीके से देख लेना भी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो नंबर दिया उस पर आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।